वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत मैं आप लोगों को संप्रभुता के बहुलवादी विचार के विषय में बताने जा रही हूँ। परंतु बहुलवाद को जानने से पूर्व हमें संप्रभुता के विषय में जान लेना आवश्यक है। हम ये जानते हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। इन सब में संप्रभुता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर राज्य को अन्य सभी समुदायों से पृथक किया जा सकता है। राज्य के लिए संप्रभुता का वही महत्व है जो व्यक्ति के जीवन के लिए प्राणों का होता है। वास्तव में संप्रभुता के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो फिर आखिर संप्रभुता क्या है? कैसे कर सकते हैं हम संप्रभुता की परिभाषा? संप्रभुता की परिभाषा बताते हुए हम यह कह सकते हैं कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके आधार पर राज्य अपने आंतरिक और बाहरी क्षेत्र में किसी भी निर्णय को लेने में स्वतंत्र होता है। संप्रभुता की इसी शक्ति के आधार पर एकत्ववादियों ने राज्य को असीमित शक्तियां प्रदान की थी। संप्रभुता की विवेचना करते हुए बोंदा, हॉब्स, हीगेल, ऑस्टिन आदि विद्वानों ने संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और यह कहा कि प्रत्येक राज्य में एक ही संप्रभुता होती है। सभी व्यक्ति और समुदाय उसके अधीन होते हैं और यह सर्वोच्च सत्ता राज्य की सत्ता होती है। इस धारणा के अनुसार राज्य की यह शक्ति मौलिक, स्थायी, सर्वव्यापी और अविभाजनीय होती है और मानव जीवन के सभी पहलुओं का नियमन और नियंत्रण राज्य के द्वारा ही किया जा सकता है। यह है संप्रभुता की एकत्ववादी धारणा। परंतु कुछ समय के बाद ही इस एकत्ववादी धारणा का विरोध होने लगा और इस विरोध के फलस्वरूप जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे ही हम बहुलवाद या बहुसमुदायवाद या राजनीतिक बहुलवाद के नाम से जानते हैं। इस प्रकार बहुलवाद की परिभाषा देते हुए हम यह कह सकते हैं कि बहुलवाद संप्रभुता की एकत्ववादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो राज्य के अस्तित्व को तो बनाए रखना चाहती है, किंतु राज्य की संप्रभुता का अंत करना श्रेयस्कर समझती है। बहुलवादियों के अनुसार राज्य सत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में कई समुदाय हैं और राज्य भी इन्हीं समुदायों की तरह ही एक समुदाय है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य की ही सदस्यता स्वीकार नहीं करता, बल्कि राज्य के साथ साथ दूसरे अनेक समुदायों और संघों की सदस्यता को भी स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में एकमात्र राज्य को संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती। इसलिए बहुलवादी यह कहते हैं कि राज्य के साथ साथ अन्य समुदायों को भी सत्ता प्रदान की जानी चाहिए। बहुत सारे बहुलवादी विचारकों ने अपनी परिभाषा में बहुलवाद को बताया है। जैसे लिंडसे लिखते हैं कि यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता के सिद्धांत का अंत हो चुका है। लास्की कहते हैं कि समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। राज्य की प्रभुसत्ता पर बहुलवादियों ने कई प्रकार से आक्षेप लगाए भी हैं और उनके आक्षेप लगाने का कुछ कारण भी है। उनका पहला आक्षेप यह है कि समाज की जो वर्तमान स्थिति है और यह जो रचना है वह इस प्रकार की है कि अकेला राज्य मानवीय जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो चुका है। व्यक्ति अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक अनेक प्रकार के समुदाय बनाता है और मनुष्य के बहुमुखी विकास के लिए यह आवश्यक है कि मानव जीवन के विविध पक्षों से संबंधित समुदायों को राज्य और अन्य समुदायों के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहकर कार्य करने का अवसर मिले। इसलिए राज्य को भी अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय होना चाहिए। बहुलवादी
एकत्ववादियों पर दूसरा आक्षेप ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर लगाते हैं। बहुलवादियों के अनुसार इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऑस्टिन के पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य जैसी सत्ता कभी रही ही नहीं थी। प्राचीन काल में भारत में या यूनान में इस प्रकार का कोई राज्य नहीं था, तो किस प्रकार हम ऑस्टिन के एकत्ववादी राज्य की सत्ता को स्वीकार कर लें। बहुलवादियों का तीसरा आक्षेप व्यक्ति के विकास के आधार पर भी है। उनका यह कहना है कि संप्रभुता का विचार व्यक्ति के विकास में बाधक है, क्योंकि यह राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मात्र बना देता है, जो कि वास्तविक स्थिति के बिल्कुल अलग है। राज्य तो व्यक्ति की प्रगति और आत्मसंतुष्टि का एकमात्र साधन होना चाहिए और व्यक्ति का यह विकास करने में उसे सहायक होना चाहिए। बहुलवादियों का चौथा आक्षेप लोकतंत्र के आधार पर भी है। उनका कहना है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना प्रभुसत्ता संपन्न राज्य में नहीं बल्कि बहुलवादी शासन व्यवस्था में ही संभव है, क्योंकि वर्तमान लोकतंत्र में शासन पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं है। आजकल वास्तविक शासन तो नौकरशाही द्वारा किया जाता है, जो कि व्यक्ति के विकास में बाधक है और लोकतंत्र का इससे उपहास ही बनता है। कानून के स्वरूप के आधार पर भी बहुलवादी एकत्ववादी पर आक्षेप लगाते हैं। उनका ये कहना है कि ऑस्टिन ने कानून का एकमात्र स्रोत राज्य को माना था और ऑस्टिन का यह कहना था कि कानून प्रभु सत्ता संपन्न राज्य का आदेश मात्र होता है, किंतु बहुलवादी अनेक विचारकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि राज्य न तो कानून का निर्माता है न ही उससे उच्च है। इसलिए कानून के स्वरूप के आधार पर भी बहुलवादियों ने एकत्ववादियों की आलोचना की है। अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर भी बहुलवादी एकत्ववादियों पर आक्षेप लगाते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। कुछ लेखकों का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के परिणाम स्वरूप बाहरी मामलों में राज्य की संप्रभुता नष्ट हो गई है। इसके अलावा बहुलवादी यह भी कहते हैं कि संप्रभुता का सिद्धांत ही संघर्षों और युद्धों का जनक है और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संप्रभुता के सिद्धांत का त्याग करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिए लास्की के शब्दों में हम कह सकते हैं कि असीमित और अनुत्तरदायी संप्रभुता का सिद्धांत मानवता के हितों से मेल नहीं खाता और जिस प्रकार राजाओं के दैवीय अधिकार समाप्त हो गए, वैसे ही राज्य की संप्रभुता भी समाप्त हो जाएगी। यदि संप्रभुता का सारा विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के प्रति यह एक बहुत बड़ी सेवा होगी। इस प्रकार बहुलवादियों ने एकत्ववादियों पर कई आक्षेप लगाए हैं, उनकी कई आलोचनाएं की हैं। उन्होंने अपने कुछ प्रमुख सिद्धांत भी प्रतिपादित किए हैं और उनके प्रमुख सिद्धांतों में सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने राज्य को केवल एक समुदाय माना है। आदर्शवादियों की भांति वे राज्य को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते, बल्कि राज्य को वे अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय मानते हैं। दूसरी प्रमुख बात यह है कि बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं। वे राज्य और समाज को विभिन्न इकाइयों के रूप में स्वीकार करते हैं। तीसरी प्रमुख बात यह है कि बहुलवादी नियंत्रित राज सत्ता में विश्वास करते हैं। वे राज्य को अनियंत्रित सत्ता देने के बिल्कुल ही पक्ष में नहीं हैं। बहुलवादियों के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। और पांचवी प्रमुख बात यह है कि बहुलवाद विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है, वह सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास नहीं करता। परंतु बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोधी भी नहीं है। वे राज्य की निरंकुश सत्ता का तो खंडन करते हैं, किंतु वे राज्य को समूल नष्ट कर देने के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि बहुलवाद एक जनतंत्रात्मक विचारधारा है जो कि राज्य के प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है। इस प्रकार बहुलवादियों ने एकत्ववादियों पर कई आरोप लगाए और अपने कुछ प्रमुख सिद्धांत भी प्रस्तुत किए। ऐसा नहीं कि बहुलवादियों की आलोचनाएं नहीं हुई, बहुलवाद की भी कई आलोचनाएं हुई, परंतु फिर भी बहुलवाद का राजनीति शास्त्र में
महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बहुलवाद ने राज्य को भी अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय माना। और यदि हम बहुलवाद के इस विचार को स्वीकार करते हैं तो इससे न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलती है, बल्कि राज्य की कार्यक्षमता में भी आवश्यक रूप से वृद्धि होती है। और इसी कारण बहुलवाद हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है और राजनीति शास्त्र में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। धन्यवाद।